हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मुद्दा होगा हमारा वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या इश्यूज इसके रिगार्डिंग रहते हैं। तो ये होगा हमारा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा होगा हमारा एंट्री ऑफ वुमेन इन मस्जिद्स। दरअसल में अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा ना, तो आप जानते हो कि जामा मस्जिद के अंदर ना एक बेसिकली उनके द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था, बाद में इसको रिट्रैक्ट भी कर लिया गया था। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, इसका थोड़ा लीगल एंगल जो है ना उसके ऊपर थोड़ा चलेंगे कि क्या इसका पीछे की लीगैलिटी क्या है, सबरीमाला इशू के साथ ये कैसे लिंक्ड है, राइट। तो उन सभी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा मुद्दा होगा हमारा कनेक्टिंग इंडिया ईस्ट विद इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो इसको भी हम समझेंगे कि कैसे ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट या जो बाकी का ईस्टर्न पोर्शन है उसके साथ कैसे लिंक्ड है। बट बिफोर दैट, आज की कोट ऑफ द डे। देखो, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बोला गया है कि जो धर्म है इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस। अब आप सभी जानते हो, देखिए गुड गवर्नेंस के बारे में हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर हम अलग से गुड गवर्नेंस को पढ़ते भी हैं। तो देखो, गुड गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग यही होता है कि अच्छे से जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया उसको इफेक्टिव मैनर के अंदर किस तरह से रन किया जाए। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आप जो भी काम करो उसके रिगार्डिंग एक तरह की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं क्या, कंसेंसस ओरिएंटेड, ठीक है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाए वो सबसे पूछ कर लिया जाए, और जो काम हो वो काफ़ी इफेक्टिवनेस के साथ हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो उसके अंदर, राइट। तो इस तरह के टोटल 8 प्रिंसिपल जहाँ पे अलग अलग लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, ये सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स टोटल जो 8 होते हैं वो गुड गवर्नेंस का बेसिक फाउंडेशन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो धर्मा की बात करी गई है, इसको आप ना थोड़ा धर्म या रिलीजन के साथ मत लेकर चलो। इसको आप किस तरह से सोचना है, इसको आप सोचो अपने कोड ऑफ कंडक्ट की तरह, जो आपकी बेसिकली एक तरह से जो आपकी ड्यूटी होती है उसकी यहाँ पर बुद्धा जी के द्वारा बात करी गई है। देखो, मैं समझाता हूं। अगर आपने देखो अर्थशास्त्र या के बारे में जानते हो आप सभी, तो चाणक्य के द्वारा भी बोला गया है क्या, कि जो एक किंग है उसकी खुशी किसके अंदर है, उसके सब्जेक्ट की खुशी के अंदर। तो ये एक किंग का ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उसके वहां की जनता है, उसके साथ वो प्रॉपर जस्टिस करे, ठीक है ना। आज के टाइम पे भी जब हम बात करते हैं तो जो हमारे गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी स्टेप्स लें, जो भी उनके पर्टिकुलर जो उनकी स्कीम्स होगी, जो भी पॉलिसीज होंगी, वो उस पर्टिकुलर हिसाब से हो कि वो लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करें, ठीक है, वो लोगों की वेलफेयर के लिए हो। ये चीज़ इंश्योर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर आज के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें करप्शन के केसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन के अंदर आप GS 4 के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ते भी हो। रेपटेपिज्म हो गया, ठीक है। ये सारे कंसर्न्स आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर एज एन ऑफिसर, जैसे मान लो कल को आप IAS ऑफिसर बनते हो, ठीक है ना, तो आप अपने ऑफिस के जो आपको पावर दी गई हैं, आप इस पावर को किस तरह से यूटिलाइज करते हो। अगर तो आपने उसको अच्छे ढंग से यूज किया, तो वो जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आपकी ड्यूटी को आपने सिंसियरली फॉलो किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आपने अपहोल्ड किया, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो गुड गवर्नेंस की तरफ आप जा सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना आर्मस्ट्रॉन्ग पामे जी का नाम सुना होगा, ठीक है। माइट बी प्रोनाउंसिंग हिज नेम इनकरेक्टली थोड़ा सा, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना फंड्स की कमी होने की वजह से रोड कंस्ट्रक्ट होनी थी, तो रोड्स इन्होंने ना किसके थ्रू कंस्ट्रक्ट करी, लोगों से एक तरह से क्राउड फंडिंग के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर ली। इसको पीपल्स रोड कहते हैं। तो एक तरह से इन्होंने क्या किया, गुड गवर्नेंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना। बहुत ही अच्छा इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही अच्छा एक कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो गवर्नेंस की फील्ड के अंदर। उसी तरह से आप जानते हो TN शेषन जी के बारे में, ठीक है ना। जब ये इलेक्शन कमीशन के अंदर थे, तो कितने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन के अंदर हमें देखने को मिले हैं। ये क्यों देखने को मिले हैं? क्योंकि इन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट को समझा, अपनी ड्यूटी को समझा, और उसी ड्यूटी को ये अच्छे से निभाते गए, एंड उसी बेसिस के ऊपर एक गुड गवर्नेंस के अंदर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले किया है। इस तरह से देखो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर लो, ठीक है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बात कर सकते हो। सभी ने क्या किया, अपने धर्म को समझा। धर्म क्या है यहाँ पे, कोड ऑफ कंडक्ट, हमारी ड्यूटी क्या है एज एन, देखो जब एज अ सिटीजन्स, ठीक है, हमारी भी कुछ ना कुछ ड्यूटीज बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो गुजरात के अंदर भी इलेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। दिल्ली के अंदर भी जो MCD के इलेक्शंस हैं वो भी अभी कल हैं, राइट। तो एज अ सिटीजन भी तो हमारी कुछ ड्यूटी बनती है। व्हाट इज दैट ड्यूटी, कि हम अपने जो वोटिंग का अधिकार है उसको अच्छे से यूज करें।
जो हमारे सही कैंडिडेट्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं उनको वोट किया जाए, ताकि इंश्योर करें कि हम एक अच्छी गुड गवर्नेंस की तरफ वर्क करें। तो गुड गवर्नेंस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, मेरा आपका हम सभी सिटीजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ये होती है हमारी राइटियस ड्यूटी, जिसको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने बोला है। आई होप आपको ये कोट अच्छे से समझ आई होगी। अब चलते हैं हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ। देखो पहला एडिटोरियल है वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया से संबंधित, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया में आप जानते हो अर्बनाइजेशन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो 30% से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे यूएन पॉपुलेशन फंड हो गया, इनका मानना है कि बहुत ही जल्दी ये 50% को भी क्रॉस कर सकता है अगले 15-20 सालों के अंदर। तो डेफिनेटली अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, और अर्बनाइजेशन बढ़ने से होता क्या है, हमें वेस्ट जनरेशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देखना होगा, जैसे आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख लो, आप मुंबई का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है ना। ये सारी सिटीज़ क्या हैं, अर्बनाइज जितनी ज़्यादा होती रहती हैं वहाँ पर वेस्ट के जो रिगार्डिंग है, वेस्ट जनरेशन जो है वो इंक्रीज होता रहता है। इसी तरह से अगर आप जानते हो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, ठीक है, जो सीपीसीबी है, ठीक है, आप जानते हो इसको वाटर एक्ट के अंदर बनाया गया था 1974 के अंदर, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इनके हिसाब से ऐसा मानना है कि इंडिया में टोटल जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो कितना है, 160 लाख मेट्रिक टन पर डे, ठीक है। तो इसमें से और बात करें 96% की हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी है, पर ट्रीटमेंट कितना का होता है, हम कितना सॉलिड वेस्ट हम ट्रीट कर सकते हैं, वो लगभग सिर्फ और सिर्फ 50% है, ठीक है ना। 18-19% हमारा वो होता है जो लैंडफिल में चला जाता है, और बाकी का जो 31 से 32% हुआ, ये सारा कहाँ गया, ये बिल्कुल अनअकाउंटेड है, ठीक है, एक तरह से अनट्रीटेड है, कुछ भी नहीं इसका। तो जब इतना सारा हमारा वेस्ट है, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे ढंग से, तो डेफिनेटली इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। और दिल्ली के अंदर तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ जनरेट होती है। आप सभी जानते भी हो, काफ़ी इसके रिगार्डिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिस्कशन भी करती रहती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है, पर हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी अभी उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही। ये एक मेजर इशू इंडिया के केस में हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके रिगार्डिंग सर चैलेंजेस क्या हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो है कि हाँ, पहले बात तो यही है कि वेस्ट जनरेशन बढ़ रहा है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आज के टाइम पे आप जानते हो हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिग डेटा हो गया, इस तरह की चीज़ों का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें यूटिलाइज होंगी तो क्या होगा, उससे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं। पहले इतने मोबाइल्स, इतने लैपटॉप्स थोड़ी ना होते थे, पर अब हो रहे हैं। तो इस वजह से दिक्कत क्या आएगी, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है, ई वेस्ट का जनरेशन हो रहा है। बहुत तेजी से ये चीज़ बढ़ रही है, ऊपर से लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो डिजिटल इकोनॉमी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइसेस बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, वेस्ट जनरेशन तो बढ़ेगा। उसी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी प्रॉपरली हम नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया भी, सिर्फ 50% ही हम प्रोसेस करते हैं। बाकी सारी चीज़ें क्या है, या तो फॉर्मल सेक्टर के पास नहीं है, तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आती हैं, तो गवर्नमेंट अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाती, कलेक्ट नहीं होता तो चीज़ें रिसाइकल नहीं हो पाती। इसके साथ ही जब कलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि हम उनको प्रॉपरली कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं। होता क्या है कि सारा, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, सब एक ही जगह पे जा रहा है। तो जब प्रॉपरली हमने उसको सेग्रीगेट नहीं किया, ये नहीं देखा कि कौन सा वाला हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, किसी को हम कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, किसी से हम कंपोस्ट बना सकते हैं, अगर हम उसको कलेक्ट ही ढंग से नहीं करेंगे तो क्या प्रॉपर डिस्पोजल हो पाएगा उसका? द आंसर इज नो, नहीं हो पाएगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट भी ना एक मेजर कंसर्न इंडिया का बन जाता है। बाकी देखो, इस तरह के डंपिंग के सिचुएशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अक्सर ना आपने भी रोड साइड पे ये चीज़ें देखी होंगी कि कहीं पर भी हमने उसको डंप कर दिया हुआ है। जब कहीं पर भी डंप कर दिया होगा तो होगा क्या, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ऊपर से ये जो काम होता है वो किसका होता है, जनरली लोकल बॉडीज का, जो म्यूनिसिपल कमेटीज होती है ना, उनका इंपॉर्टेंट काम होता है इसके रिगार्डिंग। पर होता क्या है, इनके पास फंड नहीं मिलते। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि जो लोकल बॉडीज होती हैं उनके अंदर फंड की एक मेजर कमी रहती है, अपार्ट फ्रॉम फंक्शन एंड फंक्शनरीज की। लोग नहीं होते, लोग होते हैं तो क्या होता है, तो पैसे नहीं होते। तो यही सेम चीजें हैं, अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या अच्छे व्हीकल्स, क्या जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है उनको यूज करेंगे? आंसर इज नो। और प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा। उसी तरह से कलेक्शन भी होता है क्या कि सैनिटाइजेशन वर्कर हर एरिया को कवर नहीं करते। देखो, हो सकता है एक शहर के अंदर ना बहुत डिफरेंट एरियाज हैं, तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको कवर कर लिया, बाकी एरियाज को छोड़ दिया, तो कलेक्शन तो ढंग से नहीं हुआ। बाकी टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना, ओवरलोडिंग हो जाती है। अक्सर आपने भी देखा होगा, प्रॉपर जो व्हीकल्स होते हैं ना उनको ओवरलोड कर दिया जाता है।
फिर वो कूड़ा कहाँ गिर रहा है कहाँ नहीं गिर रहा, सड़क के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हजार्डस हो जाती हैं। बाकी चलो ये तो देखो होगी बात जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनकी बात होगी, पर मैंने आपको क्या बताया, गुड गवर्नेंस के अंदर आपका भी रोल है। तो यहां पर सॉलिड वेस्ट के अंदर हमारी सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग उतनी अवेयरनेस है ही नहीं। हमने कभी ये जो आप लोगों ने भी देखा होगा, इस तरह के आपको ना डस्टबिन के बिन्स देखने को मिलते हैं कि प्लास्टिक वाला इसमें डालो, पेपर इसमें डालो, ग्लास इसमें डालो, पर बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में इसको यहाँ पर इस तरह से सेग्रीगेटेड तरह से इसको डालते हैं। तो वो भी एक मेजर कंसर्न बन जाता है। तो देखो गवर्नमेंट ने भी अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट भी जानते हैं इन सभी चीज़ों को। क्या स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी हमारे यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, जो बनी कहाँ से, वाटर एक्ट के अंदर। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी, ठीक है, वो भी वाटर एक्ट के अंदर ही थी। उसी तरह से मिनिस्ट्रीज में है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हो गया, और साथ ही साथ जो लोकल बॉडीज की मैं बात कर रहा था ना, एमसीडी वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्रिएट कर रखे हैं। उसी तरह से बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हमारे पास बने हुए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बना रखे हैं। हमने इंश्योर किया हुआ है कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इनके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं कि जो जनरेट कर रहा है, जो कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ई वेस्ट को जनरेट करने के लिए, वही एक स्टेप आगे जाके उसको डिस्पोज करने में हेल्प करे। ये सारी चीज़ें भी हमें अलग अलग एक्ट्स और अलग अलग पॉलिसीज के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बाकी देखिए रूल्स हो गया, हमने कोशिश की है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं वो डिफरेंट एरियाज पे एप्लीकेबल हों। अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हो गया, रेलवेज के अंदर हो गया, एयरपोर्ट्स के ऊपर, हर जगह हमने ये चीज़ कोशिश करी हुई है। उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन, ये तो आप सब जानते हो। इसके अंडर क्या हो रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कहीं पे कूड़ा ना हो, अगर कूड़ा है तो उसको घर घर जाके हम कलेक्ट करें, ठीक है, प्रॉपरली उसको सेग्रीगेट करें कि कौन सा डिग्रेडेबल है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन रिसाइक्लेबल है, कौन सा सैनिटरी वेस्ट है। इस तरह की चीज़ें कोशिश करी जा रही हैं। उसके साथ ही आप जानते हो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के बारे में, ठीक है ना, जो हमारी कंट्री की अलग अलग सिटीज़ हैं उनके बीच में एक तरह का सर्वे किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सी सिटी आगे है, कौन सी सिटी पीछे है। उससे होता क्या है, एक तरह का ना कॉम्पिटिशन का एनवायरनमेंट बनता है। आप जानते हो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में, राइट, आपस में एक तरह का कंपटीशन आएगा तो हम सोचेंगे अच्छा यार इंदौर पहले नंबर पे है ना, तो चंडीगढ़ को लगेगा कि नहीं यार मैं भी और एफर्ट करता हूं, मुझे अगली बार फर्स्ट आना है, राइट। तो होगा क्या, हर पर्टिकुलर सिटी एक दूसरे के साथ थोड़ा कंपीट करेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। उससे होगा क्या, पूरे इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वो डेफिनेटली उस सही डायरेक्शन के अंदर प्रोग्रेस कर पाएंगी। ये इनिशिएटिव हो गया। उसके साथ ही स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है, यहां पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड किया गया है, एक तरह का जन आंदोलन इसको बनाया गया है ताकि स्वच्छता के अंदर हम सभी अपना पार्ट प्ले कर पाएं। उसी तरह से एक फोकस है कंपोस्ट बनाओ कंपोस्ट अपनाओ कैंपेन। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये कैंपेन है, तो कंपोस्टिंग के अंदर हम इसको यूज करें, ठीक है ना। जो भी किचन वेस्ट होता है आपका, उसको क्या कर सकते हो आप, कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हो, उसको एज अ फर्टिलाइजर की तरह बाद में यूज किया जा सकता है। तो आपने क्या किया, इस वेस्ट को क्या कन्वर्ट कर दिया कंपोस्ट के अंदर। आई बात समझ में। उसी तरह से वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब सर ये क्या होता है, देखो आपका जो भी गार्बेज है, आपका जो भी ट्रैश है, उसके थ्रू हम क्या कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके जो भी अलग अलग जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, यार्ड का वेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको हम क्या कोशिश करते हैं, उनमें से कुछ पार्ट्स को निकाल के हम एक बेसिकली स्टीम जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी बन पाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं ताकि ये जो वेस्ट है इससे हम एनर्जी को जनरेट कर पाएं। तो सर आने वाले टाइम में और क्या किया जा सकता है, तो वे फॉरवर्ड हमारा इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ही साइंटिफिक हो, प्रॉपरली ना हम उसको सेग्रीगेटेड कर पाएं कि वेस्ट किस तरह का है। एक बार हमने सेग्रीगेट कर लिया तो उसके बेसिस पे हम चीज़ों को वर्क कर सकते हैं। बात होती है वेस्ट कलेक्शन की कि आपके पास ना प्रॉपर जो गार्बेज कलेक्शन जो व्हीकल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। आप यहाँ पर अच्छी खासी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। टेक्नोलॉजी सर किस तरह से, ये जो सारे व्हीकल्स हैं आप इनको ट्रैक कर पाओ कि व्हीकल कहाँ पहुंचा, कितना इन्होंने यूज़ किया, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा था ना कि कई बार इनको ओवरलोड कर दिया जाता है, जो ट्रक्स होते हैं अलग अलग, उससे क्या होता है कचरा पूरे सड़क पे गंदा करते हो जाता है। पर वो सारी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। इसके साथ ही बहुत सारे एरियाज में ऐसा देखा गया है कि जो ना वेस्ट कलेक्शन होता है वो डेली बेसिस पे नहीं होता, एक एक दिन छोड़ के होता है, ऑल्टरनेट डेज पे। अब उसको डेली बेसिस पे कर सकते हैं,
ठीक है ना, व्हीकल्स को मैकेनाइज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी जा सकती हैं। बाकी देखो यहाँ पर भी राइटर ने और भी बात करी है रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर थोड़ी और रिसर्च करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, प्रॉपर स्टडी होगी तो प्रॉपर डेटा मिल पाएगा कि प्लानिंग के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन प्लानिंग को कैसे वर्क करें, वो सारी चीज़ें। इसके साथ ही हमारा आपने देखा ना, एक तो है हमारा फॉर्मल सेक्टर जो इसमें देख रहा है वेस्ट कलेक्शन के अंदर, दूसरा हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर थोड़ा इनको आपस में स्ट्रीमलाइन करें तो ये जो सारे इश्यूज हैं हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से हमें जरूरत है डिसेंट्रलाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। देखो अभी होता क्या है, मान लो एक ये ट्रक यहाँ पर है, एक ट्रक यहाँ पर है, एक ट्रक यहाँ पर है, तीनों को करेंगे एक जगह पे मिलेंगे, ठीक है, एक सेंट्रलाइज प्लेस पे जाके मिलेंगे, वहां पर जाके इसके रिगार्डिंग जो भी इसके ट्रीटमेंट होगा वो प्रोसेस होगा। अब यहां पर राइटर बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब ये ट्रक गया अपने आसपास के किसी एरिया में जाके वहीं पर इसने आके ट्रीटमेंट कर दिया। यहां पर भी अलग अलग जगह पे हमारे पास ना अगर डिसेंट्रलाइज अप्रोच हो जहां पर हम इसकी ट्रीटमेंट कर पाएं तो सारे इश्यूज हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, राइट। मैंने आपको जो बात बताई थी कंपोस्टिंग की, उसको यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल कंपोस्ट के अंदर क्या हो रहा है, हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज कर सकते हैं एज अ प्लांट फर्टिलाइजर और सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं। उसी तरह से राइटर ने वर्मी कंपोस्टिंग की भी बात करी है। अब वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर क्या होगा, जहां पर डिफरेंट वॉर्म्स हैं, ठीक है, आपके अर्थ फॉर्म्स हो सकते हैं, उनको यूज किया जाता है ताकि आप जो फूड वेस्ट हो गया, डीकंपोजिंग वेजिटेबल हो गया, इनके थ्रू आप कंपोस्टिंग बना पाओ। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर वो चीजें आ जाएंगी। इसके साथ ही बायोमिथनेशन की बात करी गई है। यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन जिसको बोलते हैं ना, कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर वहां क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना आपका, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बेसिकली, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर, बायोगैस के अंदर। तो ये चीजें करी जा सकती हैं। तो काफी ना हम वेस्ट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको लेकर आ सकते हैं। उसी तरह से सैनिटरी लैंडफिल्स हो सकती हैं, ठीक है, ढंग से हम रूल्स का फॉलो करें, ये सारी चीजें हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है जी। लास्टली एक दो पॉइंट्स और हैं, जैसे वेस्ट टू एनर्जी का मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, ठीक है, एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है। अगर पोल्यूटर कोई पोल्यूट करता है तो वो पे करे उस पर्टिकुलर चीज के लिए। एक तरह के जो पिगोवियन टैक्स होते हैं वो लगाए जा सकते हैं ताकि इंश्योर किया जा पाए कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा एंड उसको भी कुछ ना कुछ एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी उसके रिगार्डिंग। बाकी लोगों को अवेयरनेस किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है ना। जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWS होते हैं, ये साथ में आकर लोगों को एजुकेट करें, दीज थिंग्स कैन डेफिनेटली हेल्प। उसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ना लीनियर इकोनॉमी से थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। अब सर लीनियर इकोनॉमी क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास ना कोई रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ, इससे कोई प्रोडक्ट बना बेसिकली, इससे इस प्रोडक्ट को आपने यूज किया, फिर यूज करने के बाद ना आपने इसको सिंपली फेंक दिया। ये क्या हुआ, एक लीनियर मॉडल हुआ। इस तरह से मूव कर रहा है ना, तो ये लीनियर बोल रहा है। पर हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ वर्क करना चाहिए कि यहां पर ना यूज करने के बाद उसको फेंकना नहीं है, कुछ हम उसको रिसाइकल कर लें, ठीक है, उसको रीयूज कर लें थोड़ा चेंजेस के अंदर, तो इस तरह के रिकवर कर लें। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट आ जाती हैं। तो अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे, जैसा हमें नीति आयोग ने रिकमेंड भी किया है 2019 के अंदर, तो डेफिनेटली जो हम जनरेशन देख रहे थे ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं और बाकी इश्यूज भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उनको हटा सकते हैं। जो 4R का प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, एंट्री ऑफ वुमेन इन मस्जिद। अब यहां पर देखो क्या मुद्दा है और इसको अब GS पेपर 1 से रिलेट करिए। तो यहां मुद्दा दरअसल में ऐसा है कि जामा मस्जिद जो है दिल्ली के अंदर, उन्होंने क्या किया था, जो गर्ल्स हैं उनका अकेले में बेसिकली बिना मेल कंपेनियन के मॉस्क के अंदर एंट्री बंद कर दी थी इन सर्टेन कंडीशंस। जब बेसिकली मान लीजिए कोई ऐसा देखा गया था, बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो वीडियोस वगैरह बना रही थी या फिर रील्स वगैरह बना रही थी उसके लिए। पर बाद में फिर थोड़ा प्रेशर के अंदर सोशल मीडिया हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, उनके प्रेशर के अंदर उन्होंने ये बैन को विड्रॉ भी कर लिया। अब यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि देखो क्या मॉस्क के अंदर वुमेन को जाना अलाउड है या नहीं है। देखो इंडिया में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो काफी सारे मॉस्क ऐसे हैं जहां पर वुमेन को जाना अलाउड है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे मॉस्क भी हैं जहां पर वुमेन को अलाउड नहीं भी है। तो सर ऐसा क्या कुरान में लिखा है? द आंसर इज नहीं। कुरान में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि वुमेन को एंट्री नहीं होगी प्रेयर के लिए मॉस्क के अंदर।
तो कुरान में ऐसा बिल्कुल भी मना नहीं किया गया। पर अलग अलग देशों के अंदर ना थोड़े अलग अलग अपने रूल्स चलते हैं। जैसे वेस्ट एशिया के अंदर कोई बैन नहीं है वुमेन का कि वो डेफिनेटली जा सकती हैं। यूएस और कनाडा के अंदर भी ज़्यादातर के अंदर वुमेन को एक्सेस है। इंडिया के अंदर बस थोड़े कम मॉस्क हैं जहां पर प्रॉपर ये चीज़ मेंटेन की गई है, ठीक है ना। तो एक तरह से होता क्या है ना, पर अगर आप नोटिस करो, अगर मान लो बैन नहीं भी लगाया वुमेन का मॉस्क के अंदर, पर होता क्या है, वुमेन के लिए अलग से कोई प्रेइंग एरिया नहीं है कि वुमेन अलग से आसानी से प्रे कर पाए, नहीं होता क्या, इस वजह से सिर्फ मैन और मैन आते हैं और हाइपोथेटिकली, मतलब हाइपोथेटिकली नहीं, एक इनडायरेक्ट बैन वुमेन के ऊपर लग जाता है। देखो आप एक चीज रियलाइज करो, अगर मान लो एक जगह पे बहुत सारे मैन हैं और वुमेन को प्रेयर करनी है, तो वो चाहते हैं कि एक अलग से हमारे लिए थोड़ा एक अलग एरिया हो, अलग से एक प्रेयर जोन हो। अगर उसकी प्रोविजन नहीं है ना, तो वुमेन शायद वहां पर मस्जिद के अंदर जाने से या तो कतराती हैं थोड़ा सा, मतलब ना, तो इस वजह से होता क्या है, वो इनडायरेक्टली एक तरह से मैन ओनली जोन ही बन जाता है। अब ये सारे मुद्दे कि वुमेन की एंट्री होनी चाहिए दरगाह के अंदर बेसिकली, या फिर ना मॉस्क के अंदर, वो सारे इश्यूज काफी बार आते रहते हैं। हाजी अली दरगाह का भी पहले ये जो मुद्दा था पहले उठा था, जहां पर क्या था कि वुमेन नहीं जा सकती थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको इंश्योर किया था कि नहीं, वुमेन जा सकती हैं। यहां पर बात करी गई थी किसकी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 25 की, कि वुमेन जा सकती हैं। आप जानते हो राइट टू इक्वालिटी का मुद्दा है, ठीक है ना। तो ऊपर से देखो, आपने इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी सुना होगा, जिसको हम बहुत ही फेमसली शबरीमाला केस के अंदर भी जानते हैं। तो शबरीमाला केस के अंदर भी क्या हुआ था, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी कि वुमेन का एक्सेस होना चाहिए ये जो टेम्पल्स के अंदर। पर फिर बाद में क्या हुआ, इसका एक रिव्यू पिटिशन थी, तो रिव्यू पिटिशन टोटल 5 जजेस थे उस टाइम पे, ठीक है। तो 5 जजेस ने क्या हुआ, इसमें रिव्यू पिटिशन के अंदर ये माना कि हमें ना एक लार्जर बेंच की जरूरत है। वो लार्जर बेंच क्या करेगा, वो इस तरह के सारे मुद्दों देखने की कोशिश करेगा कि जो राइट टू इक्वालिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं जो राइट टू इक्वालिटी वर्सेस जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो होती है, तो दोनों के बीच में किस तरह से एक बैलेंस बना के चलें। इसके लिए क्या हुआ है, अभी ये 5 जजेस बेंच ने क्या हुआ, 7 जजेस वाली बेंच के लिए ये ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया कि एक बड़ी लार्जर बेंच इस चीज को देखेगी। अब वो मुद्दे क्या हैं दरअसल में, आप जानते हो आर्टिकल 15, ठीक है, बेसिकली इक्वालिटी की बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात कर रहा है। 16 और 25 भी आप जानते हो रिलीजियस फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के अंदर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर बात हुई है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अब ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ना क्वेश्चन डिस्कस करेगा कि कितना पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करें, ताकि अगर हमें कुछ रिलीजन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो वो कैसे लगाई जा पाए। बाकी 25 और 26 एंड साथ ही साथ जो आर्टिकल 14 है, ये मुद्दे आपस में कैसे वर्क करेंगे, ये भी 7 जज जो बेंच है उसको डिसाइड करेगा। इसके साथ ही साथ आप सभी जानते हो कि एक ना रिलीजन के अंदर एक चीज होती है एसेंशियल प्रैक्टिसेस, ठीक है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जहां पर क्या होता है, जहां पर जो कोर्ट्स हैं बेसिकली एक तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते उस रिलीजन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो 7 जज बेंच है, इसको ये भी डिसाइड करना है कि क्या एक्चुअल में इस पर्टिकुलर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है या नहीं है। ऊपर से देखो, ये जो मोरालिटी वाला शब्द है, या फिर मोरालिटी कह लो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये दोनों वर्ड्स ना कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो मोरालिटी का मीनिंग क्या होगा, ये भी 7 जज बेंच के सामने ये केस पेंडिंग चल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर आप यहां पर एक चीज नोटिस करो, यहां पर एक वर्ड है सेक्शन ऑफ हिंदूज, आर्टिकल ये यहाँ पे आर्टिकल 25 के अंदर ही, तो ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वेदर ये सेक्शन ऑफ हिंदूज का यहाँ पे एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, क्या सारे के सारे हिंदूज आ जाएंगे या हिंदूज के साथ साथ और पर्टिकुलर कम्युनिटीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो किस तरह से ये चीज़ वर्क करेगी। तो ये बहुत ही एक ना इंपॉर्टेंट केस आने वाले टाइम के एक तरह से जिसको हम बोलते हैं ना लैंडमार्क जजमेंट होगा, जो भी ये 7 जज बेंच बताएगी। फिर उसके बेसिस पे हम चीज़ें ना कर सकते हैं कि वेदर वुमेन की एंट्री अलाउड है हर जगह पे, या फिर हम इसको केस बाय केस देखेंगे। तो ये भी जो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बीच में एक तरह से थोड़े से हमें कुछ एरियाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं ना, ये सारे के सारे मुद्दे इस पर्टिकुलर बेंच के सामने भी पेंडिंग है। एक बार ये जब बेंच अपना प्रॉपर डिसीजन देगी, तब वो बहुत ही लैंडमार्क बन जाएगा और आने वाले कई सालों तक वो उसको हम काफ़ी जगह पे कोट करते हुए देख सकते हैं। तो ये तो हमारा दूसरा मुद्दा। चलते हैं हमारे तीसरे मुद्दे की तरफ, जो क्या है कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद इंडो पैसिफिक, और आप इसे जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आप सभी जानते हो कि इंडिया की ना अलग अलग पॉलिसीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, फिर इसको जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम के अंदर इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर एक तरह से एक अपग्रेड कर दिया गया लुक ईस्ट पॉलिसी को ही। यहाँ पर फोकस क्या था कि जो भी हमारे एशिया पैसिफिक रीजन के कंट्रीज है ना, उनके साथ हम किस तरह के इकोनॉमिक रिलेशंस,
कल्चरल रिलेशन और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को और भी बेहतर कर पाएं। इन ये जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज़ है ना, बेसिकली उनके साथ हम कनेक्टिविटी के अंदर ट्रेड हो गया, कल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, या फिर इवन पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट होता है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे और एंगेजमेंट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ये पॉलिसीज थी। अब इंडो पैसिफिक का भी आप जानते हो, ठीक है, अक्सर हम यहाँ पे मेंस के अंदर क्वेश्चन भी देखने को मिला। इंडो पैसिफिक हो गया, क्वाड का भी जिक्र होता रहता है, इंडिया यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। पर यहाँ पर राइटर का ये मानना है कि हमें ना हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो, और साथ ही साथ जो ईस्टर्न इंडिया है उसको भी कैसे इसके अंदर इंटीग्रेट करें, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर सिक्योरिटी हो, प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये सारी बातें यहाँ पे राइटर ने करी हुई है। अब आप सभी जानते हो कि क्वाड के अंदर भी इंडिया का फोकस क्या है कि जो इंडो पैसिफिक हो वो फ्री हो, ओपन हो, कोई जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता है ना, प्रॉपरली जो वर्किंग हो वो रूल बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से हो, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे फोकस है। पीसफुल रहे, एक पर्टिकुलर डोमिनेशन ना हो किसी का जो कि बाकियों को डिक्टेट करे टर्म्स, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं। अब इंडिया के लिए ईस्ट का मीनिंग क्या है? देखो आप सभी जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना टोटल हमें 7 स्टेट्स देखने को मिलती हैं, प्लस साथ ही साथ सिक्किम देखने को मिल जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, असम एंड सिक्किम। तो ये सारी पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स रहते हैं, तो उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को हमें कहीं ना कहीं टैकल करना होगा। बाकी इसके अलावा जो भी लोकल नीड्स हैं, वहाँ के लोकल लोगों की जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी हमें यहाँ पे टैकल करने की ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया की तरफ चलें तो हमें देखने को मिलता है कोलकाता हो गया, बाकी और जो चीज़ें हैं इनको भी हमें इंडो पैसिफिक जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करें तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अभी देखो इंडो पैसिफिक कन्क्लेव्स हुए, ठीक है, एशियन कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो यहाँ पर इन कन्क्लेव्स के अंदर क्या हुआ, हमने देखा कि डिफरेंट एरियाज में क्या इश्यूज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर के अंदर आप जानते हो, मणिपुर के अंदर हमें देखने को मिला है कि हाँ पिछले कुछ सालों के अंदर ना थोड़ी सिक्योरिटी कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं, पर अभी भी कुछ कंसर्न्स वहाँ पे बचे हुए हैं। प्लस इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट का पेस वो भी इंक्रीज करने की और ज़रूरत है कि तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। अगर तेज़ी से आप मानिए, अगर सिक्योरिटी कंडीशन ठीक रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आएगा एंड साथ ही साथ डेवलपमेंट के भी ज़्यादा इनिशिएटिव्स बनेंगे, राइट। उसके साथ ही आप नोटिस कर सकते हो कि हमें ना दूसरे पर्टिकुलर साथ वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से कुछ लोग इन्फ्लक्स उनका देखने को मिलता है कि बहुत सारे रिफ्यूजीज म्यांमार से आते हैं, ठीक है ना। बॉर्डर एरियाज के अंदर मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि बॉर्डर के रिगार्डिंग ना बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। कभी वहाँ से कुछ ड्रग्स आ गई, ठीक है ना, कुछ जो गन्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, कुछ बॉर्डर क्राइम्स हो गए, स्मगलिंग हो जाती है चीज़ों की, तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और चाइना का भी ना एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है इन सभी कंसर्न्स के रिगार्डिंग, चाहे वो रिफ्यूजीज का हो गया या फिर कुछ इंसर्जेंट एक्टिविटी हो गई, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ ज़रूरत क्या बन जाती है? ज़रूरत ये बन जाती है जैसे फॉर एग्जांपल असम राइफल्स जो कि इस पूरे चीज़ों को देखती हैं, और जो बाकी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो प्रॉपर यहाँ पे एक्शन लें, जो भी ये सारे कंसर्न्स हैं इनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के अंदर हेल्पफुल हों। अब प्रॉपर ना देखो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, 2 चीज़ें के अंदर एक तरह का बैलेंस बनाने की। किस चीज़ के अंदर बैलेंस? देखो एक तो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी, राइट, दूसरा हो जाता है वहाँ के लोकल लोगों का कंसर्न्स, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट वहाँ के लोकल लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो प्रॉपरली एक तरह का बैलेंस होगा जहां पर बॉर्डर मैनेजमेंट होगा, पर कैसा होगा? पीपल सेंसिटिव बॉर्डर मैनेजमेंट, लोगों की नीड्स का हम वहां पे ध्यान रखेंगे, ये चीज यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है था। तो नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी जॉब क्रिएशन हो गया, एक तरह से मणिपुर को मेडिकल हब बनाने की बात करी जा रही है, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है, ये सभी बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसी बेसिस पे होगा क्या, जो नॉर्थ ईस्ट है ना एक तरह का हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह निकल के आएगा। आप सभी जानते हो कि देखो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना पोटेंशियल बहुत सारा है, पर अभी हम उस पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए। तो अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन चीज़ों को और बेहतर लेकर आ सकते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो गया, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो गया, इनके रिगार्डिंग। थोड़ा अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न इंडिया की तो आप देख सकते हो कोलकाता के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिफरेंट चीज़ें हो गया, ठीक है ना। कोलकाता का अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस भी हैं, यूएस हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने परफॉर्म किया है वहाँ पर जाके, राइट। तो इंडिया जब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करता है तो ये सारी चीज़ें भी हम इंक्रीज कर सकते हैं कि आपस में कल्चरल डिप्लोमेसी बढ़े, लोगों का आपस में कॉपरेशन बढ़े, पीपल टू पीपल जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, इसके रिगार्डिंग
हमारे जो पुराने फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं उन्होंने भी इस चीज़ की बात करी हुई है कि यही सारी चीज़ें, जो कल्चर है ना, एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है हमारे रीजनल कॉपरेशन के इंक्रीज होने के लिए। उसी तरह से ना अलग अलग जो भी आप बात कर लीजिए, चाहे यूएस के काउंसिल हो गया, ठीक है, अलग अलग डिप्लोमेट्स हो गया, उनके द्वारा भी डेवलपमेंट को एज अ प्रायोरिटी की ही बात करी गई है। अब जो रिसेंट चीज़ें हुई हैं उसके रिगार्डिंग ना दो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पहला क्या है, देखो इंडिया के जो यहाँ पे नेबर्स हैं इनके साथ में हमें काफ़ी अच्छा कॉपरेशन करने की ज़रूरत है। आप जानते हो ना बिम्स्टेक के बारे में, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉपरेशन। अगर आपस में सारी स्टेट्स, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, जो श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, आपस में सारे मिलकर कॉपरेट करें तो इंडो पैसिफिक का जो ड्रीम है उसको अचीव कर सकते हैं। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जो बे ऑफ बंगाल की लिटोरल कंट्रीज हैं। फिर उसके साथ ही साथ हम हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ईस्टर्न इंडिया है, इनको भी साथ में लेके चलें, लोकल लोगों की डिमांड्स को लेके चलें। तो इंडिया की जो ब्रॉडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज है ना, उसमें इनको लेके चलेंगे, हमारी नेबरिंग कंट्रीज को लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगी। हम सही डायरेक्शन के अंदर एज अ रीजन को डेवलप कर पाएंगे। और जो हमारा आइडिया है कि फ्री होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए इंडो पैसिफिक, एक तरह का रूल बेस्ड ऑर्डर वहां पे होना चाहिए, ये सारे डिफरेंट जो चीज़ें हैं हम उनको अच्छे से अचीव कर पाएंगे, एक पीसफुल और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक तरफ बढ़ पाएंगे। राइट है, ठीक है, ये थे हमारे आज के तीनों के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।